Good morning class. Today we are going to start RIMC June 2025 इंग्लिश सेक्शन, जहाँ पे हम जो है आज की क्लास में क्या करेंगे, पोम्स को टारगेट करेंगे. ठीक है. तो RIMC में क्या होता है, जो आपका पेपर है वो बड़ा सब्जेक्टिव नेचर का होता है. स्कोरिंग जो आपके एरियाज होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं. स्कोरिंग का मतलब ये है जहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं. ठीक है. तो आप जहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हैं वो है एक तो आपका कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है. दूसरा है आपका पोम, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होता है, आपके सामने आंसर्स है. ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू जस्ट फाइंड इट आउट. जैसे किचन में जब आप जाएंगे, मम्मी कहेंगी खाना वहीं रखा है खा लो, तो आपको वहाँ पे खाना बनाना नहीं है. आपको वहाँ पे जो है कोई अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है. खाना पड़ा हुआ है और खाने को क्या करना है, केवल और केवल ढूंढ कर प्लेट में परोस कर खाना, यही काम है. Exactly the same way you have to here find out the keywords जिसकी मदद से आप ये आंसर्स को टारगेट कर सकते हैं. ठीक है. दूसरी बात ये है, अभी जो हमारे पास ये पोम है, there is no title of this poem. कोई पोएम की टाइटल दिख रही है? पोएम जो है आपका काफी बड़ा है, बट यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट स्टैंजा है एंड द लास्ट स्टैंजा है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिया है. रीजन बीइंग, ये फर्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा लिखने का, जब भी आपको अननेम्ड अनटाइटल्ड कोई भी पोम या कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, टू फाइंड आउट इट्स टाइटल, टू नो कि ये जो पोम है या कॉम्प्रिहेंशन है इसका थीम क्या है, आपको फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ से ही क्या मिलने वाला है, टाइटल मिलने वाला है, एक अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है. ठीक है. अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इस पूरे पोम को तो मैं पढ़ के आपको बताऊंगी, एक एक वर्ड एक एक लाइन का मतलब आपको मैं बताऊंगी. लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जो पहला काम करेंगे, जिसकी मदद से हमारा 50% जो पोम है वो सॉल्व हो जाएगा, कि हम इसका टाइटल ढूंढ निकालेंगे. क्या करेंगे, टाइटल को पहचान लेंगे कि क्या टाइटल होने वाला है. ठीक है. और टाइटल पहचानने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर केवल उसको अंडरलाइन करेंगे. ठीक है. तो मैं जिसको बोलूंगी, कम से कम मैं यहाँ पे जो 3 वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं उनसे पूछूंगी फर्स्ट एंड लास्ट पैसेज पढ़ के व्हाट दे गॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये टाइटल होना चाहिए या ये पोम जो है इस चीज के बारे में है. सो बी केयरफुल, लिसन इट वेरी केयरफुली, जो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको. ठीक है. सो द फर्स्ट स्टैंजा टॉक्स अबाउट नो टाइज ऑफ ब्लड, नो स्पोकन वाव, yet in our heart a kinship now. See, बहुत डिफिकल्ट कुछ टर्म्स आपको दिखेंगे, जैसे किनशिप, जैसे कि वाव और यहाँ पे टाइज. ठीक है. किसी के लिए टाइज हो सकता है आसान हो, किसी के लिए नहीं. मैं हाईलाइट उन वर्ड्स को इसलिए कर रही हूँ, इन्हीं वर्ड्स की मदद से आप एक समझ लो, ये एक क्लू है आप लोगों के लिए, बट इसका मीनिंग नहीं पता है आप लोगों को, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया. ठीक है. No ties of blood, no spoken vow, yet in our heart a kinship now, a shared smile, a helping hand. Across all lands we understand. ठीक है. Now यहाँ पे जो फर्स्ट पैसेज ये कह रहा है, हमारा कोई आपसी क्या नहीं है, टाइज ऑफ ब्लड मतलब ब्लड टाइज, कोई आपसी रक्त संबंध नहीं है, खून के कोई हमारे कोई रिश्ते नहीं है, कोई आप मेरे चाचा नहीं है, कोई आप मेरे भाई नहीं है, इस तरह की कुछ बातें चल रही है. ठीक है. कि मेरा आपसे कोई रिश्ता नाता नहीं है, ना ही नो स्पोकन वाव, ना ही कोई वादे किए गए हैं. देखो, एक तो खून के रिश्ते होते कुछ रिश्ते जो हम बनाते हैं, चाहे दोस्तों में बनाए, चाहे कई बार लोग मुंह बोली बहन, मुंह बोला भाई, ऐसा भी कुछ बना लेते हैं. कई बार दूसरों के पेरेंट्स को भी हम अपने माता पिता समान मान लेते हैं. ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वो किन बेसिस पे होती है, उसका आधार होता है कि जब आप कहते हैं कि हाँ मैं आपके लिए ये करूंगा या मैं आपके लिए करूंगा. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैरिज जो है, ठीक है, जब शादी होती है तो क्या होता है, उसमें कसने वादे दिए जाते हैं ना, अग्नि को साक्षी मान के, जो हिंदू ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग ऐसा है ना. तो वो कह रहे हैं यहाँ पे तो हमने कोई वादे भी नहीं किए हैं, ना ही हमारे कोई आप लोगों के साथ कोई ऐसे क्या है खून के रिश्ते है, कोई ऐसा संबंध है. Yet in our heart a kinship. किनशिप का मतलब होता है ब्लड टाइज, रिश्तेदार नातेदार. ठीक है. वो वही. तो किनशिप में जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके चाचा ताऊ, उनके बच्चे, ठीक है, आपकी चाची ताई जो भी है, वो सब जो है उसका एक पार्ट हो जाता
अब नाउ मैं जिससे पूछूंगी, ठीक है, तो मेरे को वो बता दे कि अक्रॉस ऑल लैंड्स का मतलब यहाँ पे एक सिंबॉलिक मतलब है इसका। सिंबॉलिक मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मैं एक, तुम ही पहचानोगे, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। बहुत अंदर पिक्चर अच्छी ना बने, बट ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है। जो हिंदू ट्रेडिशन को, रिलीजन को मानते हैं वो जानते हैं ये क्या है ना, सब जानते हैं कि त्रिशूल है। अब तुमने त्रिशूल देखा, लेकिन त्रिशूल के मदद से तुम्हें सबसे पहला जो थॉट आया होगा वो भगवान शिव जी का आया। मैंने शिव जी नहीं बना, मैंने त्रिशूल बना, लेकिन तुम्हें उनका सबसे पहले ध्यान आया, ठीक है। अब इसी त्रिशूल से किसी को हम कहते हैं ना शक्ति, ठीक है, किसी को वो भी लगा होगा कि ये कुछ स्पिरिचुअल, कुछ रिलीजियस चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इमेज है त्रिशूल की, आपके दिमाग में 10 चीजें आई, इसे कहते हैं सिंबोलिज्म, ठीक है। यहाँ एक चीज देखकर आपको उसके बहुत सारे कॉनोटेशंस, उसके बहुत सारे मीनिंग समझ में आ रहे हैं, रिलेटिव मीनिंग्स। अक्रॉस ऑल लैंड वी अंडरस्टैंड में अक्रॉस ऑल लैंड से क्या मतलब है, ये मैं पूछ रही हूँ, इसकी सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, आप बताओ। सारे पोल्स अपार्ट, वर्ल्ड्स अपार्ट या पोल्स अपार्ट, क्या पोल्स अपार्ट, वर्ल्ड्स अपार्ट, अपार्ट का मतलब क्या होता है, उससे मतलब दूर, अलग, अपार्ट मींस अलग, तो वर्ल्ड्स अपार्ट मतलब फिर अब दुनिया के अलग क्या है, डिफिनिटी। फिर अक्रॉस, अक्रॉस ऑल लैंड से यहाँ पर मतलब है ग्लोबल आपकी सिचुएशन, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे जो है अफ्रीकन्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है, बट फॉर एग्जांपल मैं अगर कहीं पे ये देखती हूँ कि अफ्रीका में जो है बहुत भूखमरी है, वहाँ पर जो है बहुत गरीबी है, एंड दे आर आस्किंग फॉर डोनेशन, और मैं डोनेशन के लिए तैयार हूँ, ना वो मेरे रिश्तेदार है, ना हमारे बीच कोई ऐसी बातें हुई है कि जिसमें जो है कसमें वादे होंगे, ठीक है, ना ही जो है उनके साथ मेरा कोई ऐसा संबंध है जहाँ फ्रेंडशिप को, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट स्टिल आई एम देयर शेयर्ड स्माइल, कि मैं उनके साथ, जो वो लोग परेशान है कि वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या करते हैं, जैसे तैसे उसी मिट्टी को खाते हैं, इवन जो एनिमल फूड होता है, एनिमल एक्सक्रीटा होता है